मैग्नीशियम आपके शरीर में इस क्षण सैकड़ों प्रक्रियाओं में भूमिका निभा रहा है। शोध से संकेत मिलता है कि आबादी का बड़ा हिस्सा केवल आहार से इस महत्वपूर्ण खनिज की पर्याप्त मात्रा नहीं ले पाता। एक चिकित्सक के रूप में मुझे जो बात चिंतित करती है वह यह है कि जहां मैग्नीशियम सही तरीके से लेने पर वास्तविक लाभ दे सकता है, वही गलत सप्लीमेंटेशन जटिलताएं पैदा कर सकता है। अपने वर्षों के अभ्यास और नैदानिक साहित्य की समीक्षा के दौरान मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जिन्हें मैग्नीशियम सप्लीमेंट की वजह से रोकी जा सकने वाली समस्याएं हुईं। कभी-कभी लोग अपनी विशिष्ट स्वास्थ्य स्थिति के लिए उपयुक्त न होने पर भी मैग्नीशियम लेना शुरू कर देते हैं या ऐसी दवाओं के साथ मिलाकर लेते हैं जिससे दिक्कतें पैदा होती हैं। ये मामूली बातें नहीं हैं। हम संभावित जोखिमों की बात कर रहे हैं जिनमें गुर्दों के कार्य, श्वसन कार्य और हृदय धमनी स्वास्थ्य पर असर शामिल है। यही कारण है कि आज मैं आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन की व्यापक समझ दूंगी। हम लाभ, जोखिम और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपके लिए उचित हो तो सुरक्षित रूप से सप्लीमेंट लेने का तरीका कवर करेंगे। हमारी बातचीत के अंत तक आपको स्पष्टता होगी कि आपके संदर्भ में मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन समझदारी है या नहीं, उपयुक्त डोजिंग पर विचार क्या है और कौन सी सुरक्षा सावधानियां जरूरी हैं। आइए एक बुनियादी सवाल से शुरू करें। क्या आपको वाकई मैग्नीशियम सप्लीमेंट पर विचार करना चाहिए? बहुत से लोग यह तय किए बिना सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं कि उन्हें सच में इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। मैं कुछ संकेत साझा करती हूँ जो दिखा सकते हैं कि आपके शरीर को अतिरिक्त मैग्नीशियम से लाभ हो सकता है। एक सामान्य संकेत मांसपेशी कार्य से जुड़ा होता है। शायद आपने खुद अनुभव किया होगा, नींद में जाते समय अचानक पिंडली में तीव्र ऐंठन पकड़ लेती है, या वह परेशान करने वाली पलक की फड़कन जो कुछ भी कर लें रुकती नहीं। ऐसे अनुभव कभी-कभी इस बात का संकेत होते हैं कि शरीर को अधिक मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम आपके तंत्रिका तंत्र के लिए एक तरह से रेगुलेटर का काम करता है। जब स्तर पर्याप्त नहीं होते, तंत्रिका कोशिकाएं अत्यधिक उत्तेजित हो सकती हैं। कल्पना कीजिए ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की जो ठीक से ऑफ नहीं हो पा रहे। ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी मांसपेशी ऐंठन, अनैच्छिक फड़कन या हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट जैसे असामान्य संवेदन के रूप में दिख सकती है। ऐंठन से आगे आप ताकत में बदलाव महसूस कर सकते हैं। हो सकता है सामान्य गतिविधियों के दौरान टांगे कमजोर लगे या वे काम कठिन लगे जो पहले आसान थे। मैग्नीशियम मांसपेशी कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों में योगदान देता है। जब आपूर्ति कम होती है तो मांसपेशियों को सामान्य कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा बनाना मुश्किल पड़ सकता है। एक और क्षेत्र जहां मैग्नीशियम स्थिति मायने रखती है वह है तनाव और भावनात्मक स्वास्थ्य। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि मनोवैज्ञानिक तनाव केवल मानसिक अवस्था को नहीं बल्कि शरीर की मैग्नीशियम संतुलन को भी प्रभावित करता है, और यह एक स्वयं मजबूत होता चक्र बना देता है। तनाव के समय शरीर की स्ट्रेस रिस्पॉन्स सक्रिय होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय होता है और इन प्रक्रियाओं को सहारा देने के लिए मैग्नीशियम की मांग बढ़ जाती है। साथ ही कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन गुर्दों द्वारा मैग्नीशियम की हैंडलिंग को प्रभावित कर पेशाब के जरिए उसकी हानि बढ़ा सकते हैं। यानी तनाव मैग्नीशियम की ज़रूरत भी बढ़ाता है और उसकी कमी भी करवाता है। एक चुनौतीपूर्ण स्थिति जिसमें दोनों कारक एक दूसरे को बढ़ाते हैं। यदि आप अक्सर चिंतित, चिड़चिड़े महसूस करते हैं या बिस्तर पर लेटते ही विचार दौड़ने लगते हैं, तो अपर्याप्त मैग्नीशियम एक ऐसा योगदानकारी कारक हो सकता है जिस पर विचार करना चाहिए। उम्र एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पाचन तंत्र में ऐसे बदलाव होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर पेट के अम्ल, स्टमक एसिड का उत्पादन घटता है, जो भोजन और सप्लीमेंट से खनिजों जैसे मैग्नीशियम के घुलने को प्रभावित करता है। आंत्र की परत भी रक्त में पोषक तत्व पहुंचाने में कम कुशल हो जाती है।
यानी पाचन तंत्र में मैग्नीशियम उपलब्ध होने पर भी कम मात्रा अवशोषित हो पाती है। साथ ही आहार पैटर्न भी उम्र के साथ बदलते हैं। बुजुर्ग अक्सर पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और मेवे कम खाते हैं, कभी चबाने पचाने में कठिनाई के कारण, कभी भूख कम होने से। अवशोषण क्षमता की कमी और कम सेवन का ये संयोजन 60 के बाद अपर्याप्त मैग्नीशियम स्थिति को आम बनाता है। यदि आपको क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसी पाचन समस्याएं हैं, तो मैग्नीशियम अवशोषण और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये स्थितियां सामान्य न्यूट्रिएंट अपटेक में हस्तक्षेप करती हैं। कुछ आम दवाएं भी मैग्नीशियम स्थिति को प्रभावित करती हैं। यदि आप डायूरेटिक्स, मूत्रवर्धक, जो उच्च रक्तचाप और जल संचय के लिए दी जाती हैं, लेते हैं, तो ध्यान दें, ये दवाएं पेशाब बढ़ाती हैं और केवल पानी ही नहीं, बल्कि मैग्नीशियम व अन्य खनिज भी साथ बह जाते हैं। समय के साथ कमी हो सकती है। इसी तरह पेट का अम्ल घटाने वाली दवाएं, खासकर प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स जैसे ओमेप्राजोल, हार्टबर्न और अल्सर के लिए उस अम्लीय वातावरण को घटाती हैं जो मैग्नीशियम के बेहतर अवशोषण के लिए जरूरी है। लंबी अवधि तक इनका इस्तेमाल, भले आहार ठीक हो, मैग्नीशियम स्टोर्स घटा सकता है। डायबिटीज मैनेज करने वाले लोग एक और समूह हैं जिन्हें मैग्नीशियम पर ध्यान देना चाहिए। तंत्र ये है, जब रक्त शर्करा ऊंची रहती है तो गुर्दे अतिरिक्त ग्लूकोज पेशाब में निकालते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम भी निकलता है। एक और कारक है, इंसुलिन केवल ग्लूकोज को कोशिकाओं में नहीं पहुंचाता, वो मैग्नीशियम के वितरण को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे रक्त मैग्नीशियम अस्थायी रूप से कम दिख सकता है। चूंकि मैग्नीशियम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन कार्य में भूमिका निभाता है, इसकी कमी शुगर कंट्रोल बिगाड़ सकती है और फिर वही स्वयं मजबूत होता चक्र बनता है। लेकिन यहाँ मैं एक अहम बात जोर देकर कहूंगी, यदि आपको डायबिटिक किडनी डिजीज है तो सप्लीमेंटेशन सख्त चिकित्सकीय निगरानी में होना चाहिए। जब गुर्दा कार्य समझौताग्रस्त हो तो शरीर अतिरिक्त मैग्नीशियम निकाल नहीं पाता और स्तर खतरनाक रूप से बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। नियमित अल्कोहल सेवन भी मैग्नीशियम स्थिति को प्रभावित करता है। ये आंतों में अवशोषण घटाता और पेशाब से हानि बढ़ाता है। मध्यम सेवन भी समय के साथ स्टोर्स कम कर सकता है। जो लोग तीव्र शारीरिक गतिविधि करते हैं या गर्म वातावरण में काम करते हैं, वे पसीने से खनिज शामिल मैग्नीशियम काफ़ी खो देते हैं। एथलीट, निर्माण कार्यकर्ता या भारी पसीना बहाने वाले कामों में लगे लोग त्वचा के जरिए नियमित रूप से मैग्नीशियम खोते हैं। जिन लोगों का रक्तचाप ऊंचा रहता है, उनमें मैग्नीशियम सप्लीमेंट से फ़ायदा हो सकता है। ये रक्त वाहिकाओं की चिकनी मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है। जब धमनियां, शिराएं अधिक प्रभावी ढंग से ढीली हो पाती हैं, तो रक्त कम प्रतिरोध के साथ बहता है और रीडिंग्स घट सकती हैं। एक व्यापक पर्यावरणीय पहलू भी देखें। कई विकसित देशों में कृषि प्रथाओं ने धीरे धीरे मिट्टी के खनिज सामग्री को घटाया है। मतलब आज का भोजन दशकों पहले वाले भोजन की तुलना में कम मैग्नीशियम रख सकता है। यदि आपके नियमित आहार में गहरे हरे पत्तेदार, साबुत अनाज, मेवे, बीज और दालें लगातार नहीं हैं, तो संभव है कि केवल भोजन से आपको इष्टतम मैग्नीशियम ना मिल रहा हो। अधिकांश लोगों के लिए 100-200 मिलीलीटर प्रतिदिन सप्लीमेंटेशन सामान्यतः सुरक्षित और संभवतः लाभकारी माना जाता है। यदि कमी के लक्षण हैं तो अधिक मात्रा उचित हो सकती है, लेकिन आमतौर पर मैं 350 मिलीलीटर प्रतिदिन सप्लीमेंट से अधिक बिना हेल्थ केयर प्रोफेशनल की निगरानी के लेने की सलाह नहीं देती। अब उपलब्ध अलग अलग मैग्नीशियम के रूपों पर बात करें, क्योंकि ये समान नहीं होते। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम मैलेट आमतौर पर अच्छी तरह अवशोषित होते हैं और पेट पर हल्के पड़ते हैं। इसके विपरीत मैग्नीशियम ऑक्साइड का अवशोषण कमजोर होता है और ये मुख्यतः जुलाब, लैक्सेटिव की तरह कार्य करता है। मैग्नीशियम स्टोर्स बढ़ाने के बजाय कब्ज में उपयोगी। पोषणात्मक सप्लीमेंटेशन के लिए ये सर्वोत्तम विकल्प नहीं।
अब बात करें कि किन्हें मैग्नीशियम से बचना चाहिए या कड़ी चिकित्सकीय निगरानी में ही लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण समूह है कमजोर गुर्दा कार्य वाले लोग। आपके गुर्दे रक्त से अतिरिक्त मैग्नीशियम छानकर पेशाब से बाहर निकालते हैं। जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते तो मैग्नीशियम शरीर में जमा होकर खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। इसे हाइपर मैग्नीसीमिया कहते हैं। अत्यधिक मैग्नीशियम के शुरुआती संकेतों में मतली, उल्टी, दस्त जैसे पाचन लक्षण शामिल होते हैं, पर स्तर और बढ़े तो गंभीर लक्षण मांसपेशियों की कमजोरी, असामान्य रूप से कम रक्तचाप, सांस लेने में कठिनाई और हृदय धड़कन की गड़बड़ी उभर सकते हैं। अत्यधिक मामलों में जानलेवा कार्डियक जटिलताएं हो सकती हैं। एक उदाहरण साझा करती हूँ। मेरे पास 72 वर्षीय मरीज मार्गरेट थी, जिन्हें हल्की क्रॉनिक किडनी डिजीज थी। उन्हें कब्ज रहती थी और इंटरनेट पर पढ़कर उन्होंने मैग्नीशियम शुरू कर दिया। उन्हें समझ नहीं था कि कमज़ोर गुर्दों के कारण उनका शरीर मैग्नीशियम कुशलता से साफ नहीं कर पाएगा। केवल 5 दिन में उन्हें मतली और असामान्य थकान होने लगी। बेटी के जोर देने पर जांच हुई तो मैग्नीशियम स्तर चिंताजनक निकले। अस्पताल में भर्ती कर मॉनिटरिंग उपचार से अतिरिक्त मैग्नीशियम हटवाना पड़ा। ये दर्शाता है कि गुर्दा कार्य में थोड़ी भी कमी हो तो बिना चिकित्सक की देखरेख मैग्नीशियम शुरू ना करें। क्रॉनिकली कम रक्तचाप वाले लोग भी सावधानी बरतें। मैग्नीशियम रक्तवाहिकाएं शिथिल कर स्वाभाविक रूप से रक्तचाप घटाने की प्रवृत्ति रखता है। जिनका बीपी पहले से कम रहता है, उनमें सप्लीमेंट इसे इतना नीचे ला सकता है कि लक्षण होने लगे चक्कर, हल्कापन, यहाँ तक कि बेहोशी, जो बुजुर्गों में गिरने का जोखिम बढ़ाता है। एक और मरीज रॉबर्ट, 69 वर्ष, जिनका बीपी सामान्य के निचले सिरे पर 115/65 रहता था, ने पैर की ऐंठन के लिए मैग्नीशियम शुरू किया। तीसरे ही दिन कॉफी के बाद खड़े होते ही तीव्र चक्कर आया। बीपी 85/55 निकला। चिकित्सक ने तुरंत सप्लीमेंट बंद कराया। 2 दिन में बीपी सामान्य और चक्कर बंद। धीमी हृदय गति, ब्रैडिकार्डिया या कुछ रिदम विकार वाले लोग भी सावधानी रखें। यदि हृदय ब्लॉक जैसे हालात हैं तो मैग्नीशियम विद्युत चालन और धीमा कर सकता है, संभावित रूप से गड़बड़ियां बढ़ा सकता है। फ्रैंक, 75 वर्ष, जिनकी आराम हृदय गति 55 के आसपास रहती थी, ने बेहतर नींद के लिए मैग्नीशियम शुरू किया। 1 हफ्ते में चलने पर असामान्य कमजोरी लगी। जांच में दिल की गति 42 तक। सप्लीमेंट बंद करने पर धीरे धीरे बेसलाइन पर लौटी। दवा अंतःक्रियाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन्स और फ्लूरोक्विनोलोन्स आंत में मैग्नीशियम से बाइंड होकर अवशोषित नहीं हो पाते, प्रभावकारिता घटती है। दोनों लेने हों तो कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। लिंडा को यूटीआई के लिए एंटीबायोटिक दी गई। वो नाश्ते के साथ महीनों से मैग्नीशियम लेती थीं। दोनों साथ लेने से एंटीबायोटिक काम कम कर पाई, संक्रमण बना रहा। टाइमिंग अलग करने पर अगला कोर्स प्रभावी रहा। मसल रिलैक्सेंट दवाओं के साथ संयोजन भी चिंता का विषय है, क्योंकि मैग्नीशियम स्वयं मांसपेशी ढीलापन देता है। दोनों मिलकर अत्यधिक कमजोरी पैदा कर सकते हैं। कुछ हृदय दवाएं, विशेषकर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जैसे डिगॉक्सिन, में भी सावधानी चाहिए। मैग्नीशियम उनका अवशोषण, वितरण प्रभावित कर प्रभाव को अप्रत्याशित बना सकता है। डोरोथी, 81 वर्ष, डिगॉक्सिन पर स्थिर थीं। पैर की ऐंठन के लिए मैग्नीशियम जोड़ते ही डिगॉक्सिन स्तर उतार चढ़ाव करने लगे। दवाओं, सप्लीमेंट की टाइमिंग ठीक से समन्वित करने पर स्तर फिर स्थिर हुए। अब सुरक्षित और प्रभावी सप्लीमेंटेशन के सिद्धांतों पर आएं। पहला, यदि आप हाई डोज विटामिन डी लेते हैं तो सजग रहें। मैग्नीशियम विटामिन डी के कार्य के लिए आवश्यक है, लेकिन 4000 आयु पर दर्दिन से ऊपर की खुराकें मैग्नीशियम उपयोग बढ़ा सकती हैं। कमी का जोखिम बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नीशियम अत्यधिक लें, संतुलन रखें। दूसरा, मैग्नीशियम टेस्टिंग की सीमाएं समझें। शरीर के कुल मैग्नीशियम का केवल 1% ही रक्त में होता है, बाकी हड्डियों, मांसपेशियों और कोशिकाओं में, जहां सामान्य रक्त परीक्षण नहीं देख पाते। शरीर रक्त स्तर संकीर्ण दायरे में बनाए रखता है, भले ही ऊतकों में कमी हो।
इसलिए रिपोर्ट सामान्य दिख सकती है, जबकि ऊतकों में कमी हो। इसलिए केवल लैब पर नहीं, क्लिनिकल संकेतों, फड़कन, अस्पष्ट कमजोरी, झंझनाहट, धड़कन महसूस होना, घबराहट, नींद कठिनाई, लगातार थकान पर भी ध्यान दें। तीसरा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के संबंध पर विचार करें। यदि आप केवल कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं और मैग्नीशियम नहीं, तो असंतुलन समस्या पैदा कर सकता है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना अतिरिक्त कैल्शियम ऊतकों में गलत जगह जम सकता है। किडनी स्टोन और वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन का जोखिम। एक सामान्य दृष्टिकोण, सप्लीमेंटेशन में कैल्शियम डॉट मैग्नीशियम लगभग 2:1 रखें। हालांकि व्यक्तिगत ज़रूरतें भिन्न होती हैं। चौथा, कैफीन और अल्कोहल मैग्नीशियम हानि बढ़ाते हैं। यदि नियमित लेते हैं तो मैग्नीशियम सेवन में निरंतरता रखें। पांचवा, खाली पेट बड़े डोज न लें। अक्सर दस्त, ऐंठन और मतली होती है। दैनिक खुराक बांटकर भोजन के साथ लें। साइड इफेक्ट कम होंगे और अवशोषण बेहतर हो सकता है। यदि आपके लिए उचित हो तो शुरुआत ऐसे करें, लगभग 100 मिलीग्राम प्रतिदिन डिनर के साथ। इससे बिना पाचन तंत्र पर बोझ डाले शरीर की प्रतिक्रिया देख पाएंगे। एक हफ्ते सहने पर 200 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं। सुबह शाम भोजन के साथ बांट दें। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैलेट चुनें। ये रूप सामान्यतः अच्छे से अवशोषित होते हैं और पाचन साइड इफेक्ट कम होते हैं। हर डोज थोड़ा स्वस्थ वसा वाले भोजन के साथ लें। अवशोषण बेहतर हो सकता है। बहुत उच्च फाइबर भोजन के साथ साथ लेने से बचें। फाइबर खनिज अवशोषण में कुछ हस्तक्षेप कर सकता है। ध्यान रखें, मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो समग्र स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा हो। कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं जो प्रोसेस्ड भोजन, अतिरिक्त चीनी और क्रॉनिक अनमैनेज्ड तनाव की भरपाई कर दे। मैग्नीशियम को अपने स्वास्थ्य रणनीति का एक मूल्यवान घटक समझें, अपने आप सब कुछ ठीक करने वाला हल नहीं। समाप्त करने से पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्या आपने ऐसे संकेत अनुभव किए हैं जो अपर्याप्त मैग्नीशियम की ओर इशारा कर सकते हैं? या क्या आपके मन में विशेष प्रश्न है कि आपकी व्यक्तिगत स्थिति में मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन समझदारी है या नहीं? आपके विचार प्रश्न पढ़कर मुझे खुशी होगी। मैग्नीशियम को सुरक्षित तरीके से अपनाने और सूचित निर्णय लेने में ये जानकारी सहायक हुई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवार के साथ साझा करें। हमारा संकल्प है कि आपको प्रमाण आधारित, व्यावहारिक और सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध कराते रहें।